तो देश के 40 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन इस वक्त किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारी बातों का जिक्र किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाएं सभी को दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके लिए तो डबल दिवाली है, एक तरफ आपकी नौकरी भी। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में, वो आपको बड़ी बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण के बाद इस बार की दिवाली बेहद ही खास होगी, क्योंकि 500 वर्षों बाद श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि आज भी 51,000 से ज्यादा जो रोजगार है वो आज वितरित किए गए हैं नियुक्ति पत्र। हरियाणा में हजारों युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी गई और यही एक अलग पहचान भाजपा की हरियाणा के अंदर बनती हुई नजर आ रही। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लगातार हम रोजगार मेले के जरिए युवाओं को रोजगार दे रहे हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और रोजगार सृजन की बात प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास से रोजगार के करोड़ों अवसर बन रहे हैं, लगातार बने भी हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब बाहर की कंपनियां हमारे देश में निवेश करेंगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने रोजगार सृजन का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। जो रोजगार हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है, ये इसका पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाखों लोगों को रोजगार इसके जरिए भी मिलेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं। 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों ने मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है और अब देश के अलग अलग कोने में करीब 800 सोलर विलेज बनाने की भी तैयारी इस वक्त की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में खादी ग्रामोद्योग की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बदल गई, क्योंकि एक साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार ग्रामोद्योग कर रहा है। यानी कि यूपीए शासन के मुकाबले 10 साल में खादी की जो बिक्री है वो 400% बढ़ गई है। पहले इतनी बिक्री खादी की नहीं हो रही थी यूपीए सरकार के मुकाबले अगर देखा जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में 10 करोड़ महिलाएं जो हैं वो SHG से लगातार जुड़ रही हैं और कहीं ना कहीं लगातार जुड़ करके लखपति दीदी बन रही हैं लाखों की संख्या में। और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी इस वक्त रखा गया है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो लखपति दीदी बन चुकी है। करीब 1.25 करोड़ महिलाएं जो हैं वो लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब ये लक्ष्य है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। पहले की सरकारों में नीति और नीयत का अभाव था, ना उनकी नीति थी ना उनकी नीयत थी और इसीलिए हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे था, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की जो आउटडेटेड तकनीक होती थी वो हमारे देश में आती थी। तकनीक के मामले में हमारा देश काफ़ी पीछे रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर के, और अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बन चुका है। हमने पुरानी सरकारों की पुरानी सोच से देश को आज़ाद किया है पिछले 10 सालों में। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया है, मेड इन इंडिया पर फोकस लगातार किया जा रहा है, जिसके जरिए युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, देश में भारी निवेश भी हो रहा है, कौशल विकास पर भी हमारा जोर है। साथ ही पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया से देश में चहुमुखी विकास हो रहा है लगातार। और रोजगार की बात भी प्रधानमंत्री ने कही कि लगातार रोजगार भी युवाओं को मिल रहा है और अपने क्षेत्र में युवा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं और स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो भारत जो है वो इस वक्त दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बन चुका है, क्योंकि भारत में लाखों की संख्या में स्टार्टअप आज की तारीख में मौजूद हैं। युवाओं में कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया भी शुरू किया गया। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधाकर इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधाकर, जिस तरीके से देखा जाए तो रोजगार मेले लगभग देश में 40 जगहों पर रोजगार मेले का आज आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रोजगार मेले से जुड़े और अपनी बातें कही। लेकिन उनकी बातों की अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में हमारा देश किस तरीके से प्रगति की है रोजगार के मामले में, निवेश के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में, उन सभी चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। सुधाकर।
बिल्कुल कृतिका, अगर आपको याद होगा तो साल 2022 में अक्टूबर में रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी और उस वक्त विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि आने वाले चुनावों को देखते हुए इसको एक तरह से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से हर महीने लगातार ये आयोजन हुए, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिला। और आज रोजगार मेला जब करीब 125 दिन पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के हुए हैं, इसको आयोजित करके पीएम मोदी ने ये बड़ा संदेश दिया है कि रोजगार और देश के युवा उनकी लगातार प्राथमिकता में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश, ये सिर्फ कोई चुनावों के लिए कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया था, लेकिन देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और देश के विकसित भारत जो बनाने का सपना है उसको ध्यान में रखते हुए लगातार काम किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा संदेश इस रोजगार मेले के माध्यम से जाहिर तौर पर जिस तरह से आज प्रगति कर रहा पीएम मोदी ने वो उन तमाम चीजों की चर्चा की जिसकी वजह से हर क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर पनप रहे हैं, चाहे वो खादी जैसे हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हो या फिर सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक सेक्टर्स की बात। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर लखपति दीदी योजना। एक तरह से हर क्षेत्र में और हर वर्ग के, सिर्फ युवाओं की बात नहीं बल्कि गांव की महिलाओं की बात, देश के किसानों की बात। तो एक तरह से आज देश जिस तरह से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में देश के भीतर भी और आज विदेशों में भी जिस तरह से भारतीय युवाओं की एक डिमांड है, पहचान है, उसकी चर्चा पीएम मोदी ने की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, बल्कि जब सरकार की ऐसी नीति होती है, नियत होती है और तब इस तरह का एक पूरा माहौल बनता है जिसकी वजह से युवाओं को इस तरह से सशक्तिकरण मिलता है। जी कृतिका। जी सुधाकर, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी की भी बात करी। उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो हर क्षेत्र में तो पिछड़ा हुआ था ही, लेकिन खास तौर पर टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जब जो पश्चिमी देश हैं वहां पर टेक्नोलॉजी आकर के पुरानी हो जाती थी, आउटडेटेड हो जाती थी, तब वो भारत में प्रवेश करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और उन्होंने उदाहरण के साथ भी कहा आज जबकि आज स्पेस सेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, आज जिस तरह से मेक इन इंडिया तकनीक को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमने देखा कृतिका कल ही किस तरह से एयरक्राफ्ट असेंबलिंग लाइन के एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया। तो आज 100 से ज्यादा देशों में हाईली एक तरह से कह सकते हैं हाई एंड टेक्नोलॉजी से बने हथियारों को भारत आज एक्सपोर्ट कर रहा है। एक वक्त में सबसे बड़ा दुनिया का हथियार आयातक कंपनी देश था भारत। आज हमारे जो 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है और ज्यादातर आप अगर उनकी बात करें तो वो तकनीक के आधार पर एक दुनिया को सीधे रास्ता दिखा रहे हैं। आज यूपीआई ने किस तरह से छोटे कारोबारियों एमएसएमई की तस्वीर बदली है। तो तकनीक को जिस तरह से अपनाया जा रहा है और तकनीक आज रोजगार का जिस तरह से बहुत बड़ा जरिया बन रहा है, उसकी प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। जी सुधाकर, साथ ही देखिए हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और सालों से हम ये बात करते नजर आए, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर इसका कोई खास असर हमें नहीं देखने को मिलता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बन रही हैं और अब इसके लिए जो हमारा लक्ष्य है, भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो भी निर्धारित किया गया कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। देखिए 2 चीजों की चर्चा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान की कृतिका, और 2 और चीजें हैं। 2 और चीजें मतलब आज देखिए, आज अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए, पूरे शिक्षा तंत्र की बात की जाए, तो आज जी एनरोल कर रही हैं, अपने आप को शिक्षित हो रही हैं, बिल्कुल तो फायदा उनको रोजगार में मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया इंटर्नशिप योजना का, 1 करोड़ देश के युवाओं को टॉप 500 जो देश की कंपनीज है उसमें इंटर्नशिप का मौका मिलेगा।
1 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उनको मिलेगी। जी, और ठीक है। उसमें सबसे बड़ा फायदा जो देश की बेटियों को होने बिल्कुल। वाला है। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो जो 10 करोड़ महिला ठीक है। लोग जुड़े हुए हैं, उसमें जी। ज्यादा संख्या हमारे देश की महिलाओं की है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं करोड़पति महिलाओं की ज्यादा संख्या है। ये आधी आबादी के तौर पर हम महिलाओं को देखते हैं, लेकिन साथ ही महिलाएं अब लखपति दीदी भी बन रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, लगातार सशक्त होती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं और इसीलिए भारत सरकार ने अपना लक्ष्य भी रखा है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। हमारे साथ में इस वक्त भार्गव त्रिवेदी जुड़ गए हैं, गुजरात से सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। साथ ही रामेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले भार्गव आपके पास में आएंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए, क्योंकि जब आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो कई सारे स्टार्टअप हमारे देश में आएंगे, जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारे देश में निवेश करेंगी, जिससे सीधे तौर पर फायदा होगा हमारे देश को, इकोनॉमी को हमारे देश की, और साथ ही रोजगार के क्षेत्र में भी। भार्गव, आवाज मिल रही है आपको? जी। ये जो रोजगार मिला है विकसित भारत के लिए ये बहुत बड़ा अहम भूमिका युवाओं को भूमिका देश के लिए निभानी है। उसके तहत ये रोजगार मेला बहुत महत्व गिना जाता है। और खास करके आत्मनिर्भर की जो बात की जाए तो आत्मनिर्भर में भारत अभी विकसित भारत में नंबर 1 पे जा रहा है। उसी युवाओं को जो प्रधानमंत्री ने जो सीख दिया है, वो सीख पर जो युवाओं का आज के जो युवान है वो काम करेंगे तो अगले 5 सालों में विकसित भारत बनने में कि कोई आत्मनिर्भर बनने में कोई रोक नहीं सकेगा। जी ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। रामेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। रामेंद्र, जब बात की जाती है टेक्नोलॉजी की तो उसमें भी हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे चल रहा था, लेकिन आज की तारीख में हम देखें तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफी अग्रसर है। साथ ही अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम देखें तो बाकी देशों की नजर जो है वो हमारे देशों पर है। तकनीक के साथ आप अगर 2014 से भारत को देखें तो किस तरीके से केवल एक तकनीक की व्यवस्था की गई कि तकनीक, हम जब इंडस्ट्री से कोई सामान लेते हैं तो सामान के साथ तकनीक भी ले रहे हैं। हम जो इंडस्ट्रियल जोन है उनमें तकनीक भी लेते हैं। जिन इंडस्ट्री से हमने सामान लिया, चाहे आयुष से कोई सामान लिया किसी और चाहे दूसरी जगहों से, तो हम तकनीक से ही पूरी चीजों को ले रहे हैं और भारत खुद तकनीक में दक्ष हो रहा है। बिल्कुल। तमाम अन्य क्षेत्रों में जो काम किया है, आप देख रहे हैं कि तकनीक के मामले में भारत मजबूत स्थिति में खड़ा है। तो जो यूथ आ रहा है और दुनिया में जो तकनीक के क्षेत्र में भारत के लोग हैं, चाहे अमेरिका में हो चाहे दूसरे देशों में हो, वहाँ जो तकनीक के क्षेत्र में बड़े चेहरे वो भारत के दिखेंगे। तो भारत अपनी जो तकनीक के क्षेत्र में खुद रीच क्यों नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री ने इसको समझा और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार प्रधानमंत्री ने कहा, तो हरियाणा का जिक्र कर रहे थे कि पहले पर्ची और खर्ची से रोजगार मिलता था। जी। कुछ लोग तो बोरे लेकर निकलते थे। प्रधानमंत्री का खुद का भाषण है कि बोरे लेकर निकलते थे, किसको रोजगार देना, तो वो उसको मुक्ति मिली है। जो योग्य है उसको रोजगार मिल रहा है, वो काम करे, योग्यता के आधार पर इस तरीके की परिस्थितियां बनी है। तो ये एक सुखद परिस्थितियां हैं युवाओं के लिए। बिल्कुल रामेंद्र, सुखद परिस्थितियां हैं ही और लोगों को रोजगार भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ लगातार नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम देखें आज की अगर बात करें तो 51,000 से ज्यादा युवाओं को प्रशस्ति पत्र आज दिए गए हैं, आज रोजगार उन्हें दिया गया। आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त निशांत सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, अगर देखा जाए तो महिलाओं की भी बात प्रधानमंत्री ने करी, युवाओं की भी बात प्रधानमंत्री ने करी, लेकिन साथ ही एक और बात खासतौर पर कही प्रधानमंत्री ने मुफ्त बिजली योजना को लेकर कि अब तैयारी है देश में अलग अलग कोने में 800 सोलर विलेज बनाने की, और इसके लिए कहीं ना कहीं तमाम जो परिवार है वो भी इस योजना से लगातार जुड़ रहे हैं। मंत्री ने जाहिर तौर पर महिलाओं का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया और ये भी जिक्र किया कि किस तरह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, कैसे वो स्वरोजगार के जरिए अधिक से अधिक आय बढ़ाने में ये मददगार साबित हुआ है। और उनमें जो 3 करोड़ महिलाएं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं स्वरोजगार से, उनमें से 1.5 करोड़ महिलाओं, जो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, उनमें से 1.5 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया गया है। और उसके अलावा जो स्टार्टअप कल्चर जो देश में शुरू हुआ है, जो 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप अब तक देश में बन चुके हैं, उनमें से करीब 65%
महिलाएं हैं उन स्टार्टअप को संचालित करने वालों में। और जहां तक आपने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी जिक्र किया, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है और इससे अब तक लाखों लोगों को रोजगार मिला है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी, भविष्य में भी इस योजना के जरिए काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने ऐसी तमाम योजनाओं का जिक्र किया, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो स्वनिधि योजना हो जिसके जरिए रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार मिल रहा है। मुद्रा योजना के जरिए 20 लाख तक का लोन लोगों को मिल रहा है अपना रोजगार शुरू करने के लिए। तो ऐसे जो पिछले 10 साल के दौरान किस तरह उससे पहले के 10 साल की तुलना में अधिक रोजगार सृजन किया गया है, इसका जिक्र किया गया। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि कैसे 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार की तुलना में 2014 से 2024 के बीच एनडीए सरकार के दौरान 1.5 गुना से अधिक रोजगार सृजन किया गया, जिसका जिक्र भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने स्पीच के दौरान किया कि कैसे एनडीए सरकार के 10 साल में 5,33,369 नियुक्तियां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए की गई, जो कि पिछले 10 साल के दौरान से उससे 2 गुना अधिक है। उसके अलावा चाहे वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, चाहे वो यूपीएससी हो, इस तरह की तमाम जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और जब 2047 तक प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, तो यही जो युवा आज जिनको रोजगार मिला है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे राष्ट्र निर्माण में। तो इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आने वाले 25 साल के दौरान भारत को विकसित भारत बनाने में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और इन युवाओं से आह्वान भी किया कि वो शासक नहीं बल्कि सेवक बने और जनता की सेवा करे, गरीबों की सेवा करे, दलितों की सेवा करे, और तभी उनकी इस सरकारी नौकरी का लाभ लोगों को मिल सकेगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका भी, और साथी भार्गव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीधे तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया कि किस तरीके से भारत सरकार लगातार उनके आगे उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठा रही है। साथ ही बिजली का जिक्र उन्होंने, मुफ्त बिजली योजना का जिक्र उन्होंने किया। इसके साथ ही हमारा देश विश्व स्तर पर कहाँ खड़ा है इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर। देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प और करीबी मुकाबला। व्हाइट हाउस की रेस, ट्रंप या कमला हैरिस, कौन होगा विनिंग फेस? कैलिफोर्निया से पेंसिल्वेनिया तक, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक, एक एक राज्य का चुनावी हाल सीधे अमेरिका से, जहां है डीडी न्यूज मौजूद। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। दरअसल महाराष्ट्र में नामांकन भरने के लिए बस अब कुछ घंटों का ही समय बाकी रह गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी तक बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है।
दरअसल महाविकास अघाड़ी में अभी भी असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई नजर आ रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में जो पिछले कई दिनों से चीजें चल रही हैं, ऊपर से कहा जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो सब कुछ ठीक और अच्छा फिलहाल नजर नहीं आता है, क्योंकि अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान महाविकास अघाड़ी की तरफ से नहीं किया गया है, और जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, क्योंकि 1 से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और ये प्रत्याशी आमने सामने उतारे हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उमरेडा से सुधीर लक्ष्मण राव पारवे और मीरा भाईंदर से नरेंद्र लालचंद जी मेहता को टिकट दिया है। तो ये चौथी सूची जारी की है, और इस चौथी सूची में 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस वक्त किया गया है। और इसी पर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं समीर, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। समीर जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है। आप कितने भी नेताओं से बात कर ले, चाहे शिवसेना यूबीटी का कोई नेता हो या फिर कांग्रेस का कोई नेता हो, आप किसी से भी बात करेंगे, सब यही कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बातचीत चल रही है और जल्द ही जो सीट बंटवारा है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि इस गठबंधन में सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। एक अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बहुत अच्छे से करेंगे जी। लेकिन सिर्फ फुटबॉल शुरुआत से इनमें देखने को मिली। पहले कहा कि शिवसेना ने कहा कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस ने कहा कि हमारी 13 लोकसभा सीटें आई है, हाँ। हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फिर बाद में एक फॉर्मूला निकाला गया कि 85 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और बाकी सीटें सहयोगियों को दे दी जाएगी। अब जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 90 सीटों का इन्होंने कहा। शरद पवार ज्यादा सीटों पर चुनाव इसमें फायदे में नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो उद्धव ठाकरे जो शिवसेना एकीकृत थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 का चुनाव लड़ा था, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 123-124 सीटों पर चुनाव लड़ते थे, और आज शिवसेना की ये हालत हो गई है कि वो 100 सीटों पर जाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस भी जो 125 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, 125-126 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ, वह भी 100 सीटों के आसपास आकर टिक गई है। तो ये बता रहा, और अभी कम से कम 40 सीटें ऐसी 35 से 40 जहां पे इनके बीच समझौता नहीं हुआ। कई सीटों पर दोनों ने उतार दिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी उम्मीदवार वहां पर है और वहां शिवसेना का भी उम्मीदवार है। 5 सीटें ऐसी जहां दोनों के उम्मीदवार उतरे हैं, तो कौन अधिकृत उम्मीदवार होगा ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो साझा घोषणा पत्र होने की जो बात हुई थी उसके ऊपर भी अब तीनों दल कह रहे हैं कि हम अपना अपना घोषणा पत्र लेकर आएंगे। साझा रैली की जो बात हुई थी उसके ऊपर भी बातचीत नहीं हो पा रही है। और जिस तरीके से नाना पटोले और संजय राउत के बीच वाद विवाद हुआ था, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, उसके बाद नाना पटोले के लिए कुछ समय के लिए बाहर कर दिया गया था, और उसके बाद कांग्रेस के दूसरे जो नेता है वह बैठक में शामिल हुए थे। तो ये बता रहा है कि अभी कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि भाई मुझे कम से कम 12 सीटें दीजिए वरना 25 सीटों पर हम उधर उतार देंगे। गठबंधन में समाजवादी पार्टी अलग से इनको आंखें अभी दिखा रही है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं है महाविकास अघाड़ी के लिए। वही भारतीय जनता पार्टी, और आप देखेंगे एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बहुत स्मूथली टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तीनों ने लगभग सारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। तो ये बता रहा है कि महाविकास अघाड़ी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर से आप चाहे कितना भी ये नेता कह लें कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम आपसी बंटवारा अच्छे से करेंगे, हम कांग्रेस हाईकमान से भी बात करेंगे, तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, तमाम बयान सामने आए हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है जब नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक उम्मीदवारों के नामों पर पक्की मोहर नहीं लग पाई है। चंद्रशेखर भी हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। चंद्रशेखर, आप इस वक्त खुद वहां पर मौजूद हैं, तमाम नेताओं से भी आपने बात की होगी, क्या नजर आता है महाराष्ट्र की राजनीति में? कहीं ना कहीं एमवीए के अंदर खासतौर पर सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं नजर आता।
बिल्कुल, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुए पिछली बार और एनसीपी और शिवसेना जिस प्रकार से दो फाड़ हुए, उसके बाद से तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही जबरदस्त आप देख लीजिए अप्रत्याशित बदलाव आया है। जहां तक आपने महाविकास आघाड़ी की बात की है तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो असमंजस की स्थिति इस प्रकार से है कि किसको दें और किसको ना दें। सिटिंग कैंडिडेट को भी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो उनकी स्ट्रॉन्ग जो सीट है उस पर वो बने रहें। लेकिन उद्धव ठाकरे का सीधे तौर पर कहना है कि वो विदर्भ की जो सीट है, जो कि मैं विदर्भ में हूँ, तो विदर्भ की जो सीटें हैं उनमें वो भी हस्तक्षेप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ कैंडिडेट उनके भी दिए जाए, लेकिन अभी भी स्थिति जो है इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अगर आप मोर्ची की सीट देखेंगे तो वहां पर अभी भी महागढ़ी ने अपना नेता जो है वो भी कैंडिडेट चुना नहीं है कि किसको वो वहां पे कहेंगे कि वो चुनाव लड़े। दूसरी तरफ रामटेक की जो सीट है जिसमें शिवसेना दोनों धड़ों में विभाजित है और चुनाव लड़ रही है, वहां पर भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हाँ मैं भी यहाँ से नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। तो आप और अनीस अहमद जो हैं जो कांग्रेस के जो मध्य नागपुर से आते हैं उनको सीट नहीं दी गई, तो वो भी निर्दलीय जो है वो खड़ा होना चाहते थे, लेकिन अब वंचित महाअघाड़ी बहुजन महाअघाड़ी से वो खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि वो विदर्भ में जिस प्रकार से स्ट्रांग थी पिछले चुनाव में, वो चाहती थी कि वो यहाँ से अपने कैंडिडेट को उतारे, बड़े स्तर पर उतारे, लेकिन गठबंधन धर्म जिस प्रकार से है उसको निभाने के चक्कर में अब उनकी सीटें जो है वो यहाँ पर फंसी हुई दिख रही हैं। जी चंद्रशेखर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितने बजे तक ये नामांकन होगा? देखिए, कुछ जैसे जो गढ़चिरौली के जो इलाके हैं, गोंदिया के जो इलाके हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उनमें तो 3 बजे तक ही डेडलाइन रखी गई है, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जैसे अमरावती जिले मंडल की तरफ जो आते हैं उनमें 5 बजे तक का एक समय जो है वो रखा गया है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास में। समीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो समीर जी, अगर देखा जाए तो कुछ जगहों पर 3 बजे तक नामांकन है और कुछ जगहों पर 5 बजे तक, यानी कुल मिलाकर कुछ घंटे ही अब रह गए हैं नामांकन के लिए, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर पक्की मोहर अभी तक नहीं लग पा रही है। क्या ये माना जाए कि विधानसभा चुनावों से पहले ही मतभेद एमवीए के अंदर अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसे अभी तक लगातार छिपाया जा रहा था? देखिए, एमवीए के अंदर मतभेद इतने खुलकर सामने आ गए कि जिन सीटों पर अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी नामांकन खरीद लिया है, वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी नामांकन ले लिया और वहां कांग्रेस ने भी नामांकन लेकर रखा हुआ है। तो तीनों ये दावा कर रहे हैं कि अंतिम समय में हमारा नामांकन होगा और हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस अफरा तफरी के अंदर तीनों के उम्मीदवार फॉर्म डाल देंगे, तो क्या आज नामांकन कर सकते हैं। नामांकन वापसी के दिन अभी 4 नवंबर तारीख है, तो मुझे लगता है कि सब नामांकन डालेंगे। उसके बाद देखेंगे दिवाली मनाने के बाद कि किसको नामांकन रखना है, किसका विड्रॉ करना है। अभी सब दिवाली मनाएंगे कि हमने नामांकन कर दिया और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अंतिम समय तक जिस तरह की अफरा तफरी जिस तरीके से एमवीए में हो रही है कि पार्टी के कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि भाई पोस्टर बैनर किसके छपवाए, पार्टी के उम्मीदवार कंफ्यूज है कि हम नामांकन भरना है कि नहीं भरना है। सेंट्रल लीडरशिप बता नहीं पा रही है, स्टेट लीडरशिप कहती है कि राहुल गांधी से पूछेंगे। राहुल गांधी को अभी खबर नहीं है कि कितने उम्मीदवार डिक्लेयर हुए कि नहीं हुए। तो ये बता रहा है कि इस अफरा तफरी के अंदर पार्टी का कार्यकर्ता भ्रमित है और उसका नुकसान महाविकास आघाड़ी को चुनाव में उतारना पड़ेगा और इसी कारण कई जगह बगावत देखने को मिलेगी। जैसे अभी अपने संवाददाता बता रहे थे कि अनीस अहमद जो पहले मंत्री भी रहे, विधायक रहे नागपुर मध्य से, वो वंचित बहुजन आघाड़ी से खड़े हो रहे और निश्चित रूप से वो मुसलमानों का वोट काटेंगे, तो वहां कांग्रेस के उम्मीदवार की हार होने की संभावना बन गई है। तो ऐसी और स्थिति आने वाली है। अभी कई और नाम आएंगे जो भरेंगे नाम और 4 तारीख के पहले नामांकन वापिस नहीं होगा। तो जिस तरीके से हरियाणा में बगावत के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था, वैसी स्थिति महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के साथ एक बड़ी चुनौती होगी कि अपने उम्मीदवारों को जितवाओ भी और जो बगावत कर रहे हैं उन्हें मनाकर 4 तारीख का उनका नॉमिनेशन विड्रॉ भी करें। मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती होगी। वही अगर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, शिवसेना और एकनाथ शिंदे को देखेंगे, तो अगर शिवसेना के पास उम्मीदवार नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अच्छे उम्मीदवार दिए। शायरा इनसे जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है वह शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतर गई है। और ऐसी कई सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उनको दिए, जैसे रामदास आठवले को जो सीट दी गई है वह उनके पास उम्मीदवार नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उनके चुनाव पर चुनाव लड़ने वाला है। तो ये जो सामंजस्य महायुति में देखने को मिला कि टिकट भी दिया और कई जगह अगर उम्मीदवार नहीं है तो उम्मीदवार भी दिया जा रहा है, यह सामंजस्य महाविकास आघाड़ी में देखने को नहीं मिल रहा है। वहां जिस तरीके से खींचतान चल रही है, मुझे लग रहा है उसका बड़ा खामियाजा जब 23 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं चंद्रशेखर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अभी ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर पेच
फंसा हुआ नजर आ रहा है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है अभी महाविकास अघाड़ी। देखिए, वर्धा की कुछ सीटें हैं जिसपे अभी तक नाम नहीं आ पाया है, और इसके साथ साथ जो मोर्ची की जो सीट है उस पर भी नाम अब तक नहीं आ पाया है। और अभी जो उमरेड की सीट थी उस पर भी नाम नहीं आया था बीजेपी का, लेकिन उसमें अभी जो लिस्ट जारी हुई उसमें उनका नाम आ गया है। तो ऐसी 4-5 जैसी सीटें हैं जिसपे नाम नहीं आया है। और अभी जैसे हमारे पत्रकार बता रहे थे कि इसमें कई सीटें ऐसी भी हैं कि जिनमें 2-3 कैंडिडेट एक साथ चले गए हैं महाविकास अघाड़ी के जो उसमें अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, क्योंकि सीटों का नाम नहीं आया था। तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक साथ चले गए हैं अपना नामांकन करने के लिए। तो ऐसे में भी अब सरबुटावल की स्थिति ये भी होगी जब नाम वापसी की बात आएगी कि किस कैंडिडेट को मान्यता दी जाएगी, किस कैंडिडेट को मान्यता नहीं दी जाएगी। फिलहाल जहाँ तक महायुति की बात है तो महायुति की चीजें स्पष्ट रही हैं। जैसे कि एनसीपी अजित पवार के लिए अगर कैंडिडेट नहीं थे, उनको सीट चाहिए थी, तो वहाँ भी महायुति ने उनको सीटें दी, और जहाँ शिंदे गुट को सीटें चाहिए तो वहाँ भी सीटें दी गई। आज जो है मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अभी बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो महायुति में तो एक चीज़ों में क्लियरेंस है, और ऊपर नीचे अगर किसी चीज़ में हो रहा है, 19-20 में कोई है तो अपने मनमुटाव को दूर करने के बाद वो एक स्थिति की तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन जो विकास अघाड़ी ग्रुप है उसमें निश्चित तौर पर आन को लेकर के भी है, और साथ ही साथ जो विजय वट्टेदार है या फिर जो नाना पटोले हैं, इनके गुट भी आप देखने को मिल रहे हैं कि वो भी अपना विस्तार जो है अपने अपने हिसाब से चाह रहे हैं, जिसको लेकर आलाकमान भी निश्चित तौर पर उनसे खुश नजर नहीं आया। बीच में हमने कई ऐसे बयानबाजी देखी हैं जिसमें उनकी बयानबाजियों में फर्क देखने को मिला है सीटों के बंटवारे को लेकर के। तो ये स्थिति जो है अंत तक खींचती चली गई है, और आलाकमान लगता है कि इन पर नकेल नहीं कस पाया है उन चीज़ों को लेकर के, उन कयासों को लेकर के, जिसका खामियाजा ये हुआ है कि अब आज नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक चीजों को क्लियरिफाई नहीं कर पाया है कि किस सिंबल के साथ जाएंगे, किस कैंडिडेट के साथ जाएंगे, और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता भी काफी कंफ्यूजन में है कि वो आप किस झंडे के तले जो है वो जो है अपने नामांकन करेंगे और वो आप उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, इसके लिए कहीं ना कहीं जैसा कि अभी समीर जी ने कहा कि हमें इंतजार करना होगा, और नामांकन पत्र तो ले लिए गए हैं और भर के जमा भी कर दिए जाएंगे पार्टियों की तरफ से, लेकिन अभी तक इंतजार इसी बात का है कि आखिर पक्का प्रत्याशी कौन होगा, कौन व्यक्ति नामांकन जो है अपना वापस लेगा। समीर जी लगातार बने हुए हैं। समीर जी, जैसा अभी कुछ देर पहले आपने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में भी हमने देखा था कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं मतभेद काफी ज्यादा थे, जो कि एक समय के बाद में सभी के सामने आ गए, और वही तस्वीर अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर भी नजर आ रही है, और इसी का नुकसान कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुआ। क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ये नुकसान होने के आसार नजर आते हैं आपको? बिल्कुल, हरियाणा में जैसे पार्टी कई गुटों में बटी हुई थी कि भाई ये कहा जा रहा था कि हुडा का एक अलग गुट है, किरण चौधरी का अलग गुट है, किरण चौधरी पार्टी छोड़ के चली गई, कुमारी शैलजा को जो दलित नेता था उसको महत्व, महिला नेता रही, बहुत महत्व नहीं दिया गया। तो वही स्थिति आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं। नाना पटोले का एक अलग ग्रुप है, विपक्ष के जो नेता है वट्टीवार उनका एक अलग ग्रुप है, इसके बाद दूसरे जो नेता उनके अलग ग्रुप बटा हुआ है। तो महाराष्ट्र के अंदर यही कारण रहा कि कांग्रेस को एक बड़ा निर्णय नहीं ली पाई, और उसको बहुत ज्यादा शिवसेना के सामने दबना पड़ा, शरद पवार के सामने दबना पड़ा, और कई अपने अधिकार की सीटें इस बार छोड़ना पड़ी है। देखिए, महायुति की बात कहेंगे तो महायुति में सारी 7 सीटें ऐसी थी जहां पर वो उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाते, जिसके अंदर मालेगांव बंद थी, उमरेड थी, मीरा भाईंदर, धारावी, भिवंडी, बीड़ और मादा थी, जिसमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार कर दिए। और देखिए, कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार घोषित करने की स्थिति के अंदर नहीं। आज धनतेरस है, नेताजी अपने घर पर धनतेरस का त्योहार मनाएंगे कि पार्टी के कार्यालय के चक्कर काटेंगे कि टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी अभी तक अब 4 घंटे बाकी है, तो मुझे लग रहा है कि नेताओं ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी होगी। अगर पार्टी सिंबल देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ लेंगे, या अनिल अहमद जैसा वंचित बहुजन आघाड़ी का सिंबल लेकर आएंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए था कि चुनाव के 24 घंटे पहले तक आप सूची जारी नहीं कर पाते, नॉमिनेशन के 4 घंटे पहले तक आपके अंदर ये भ्रम बना रहता है कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, कहीं होगा। ये बताता है कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी पटा हुआ है, और मुझे लग रहा है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से चुनाव में होने वाला है। चुनाव प्रचार मुझे लग रहा है अभी आज से नॉमिनेशन हो जाएगा, फिर 3-4 दिन सब दिवाली मनाएंगे अपने परिवार, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। चुनाव प्रचार 4 तारीख के बाद जब नॉमिनेशन विड्रॉ की आखिरी तारीख है, उसके बाद मुझे लगता है 5 तारीख से महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव प्रचार अभियान है वह गति पकड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां 8 तारीख से महाराष्ट्र के अंदर शुरू होने वाली, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू होने वाली है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि वहां का राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ने वाला है महाराष्ट्र के अंदर।
और इस बार मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा के परिणाम आए थे, जहां महायुति को नुकसान हुआ था, विधानसभा चुनाव में उसका परिणाम विपरीत आने वाले और महायुति वहां पर बहुत आराम से सरकार बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा पार्टी बनकर उभरेगी। समीर जी, एक आखिरी सवाल और है मेरा आपसे कि हम कहते हैं कि जब कई सारे धड़े एक साथ मिल रहे हो तो कुछ चीजों में आगे होना चाहिए, कुछ चीजों में पीछे, क्योंकि ताली जो कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। तो क्या वजह नजर आती है आपको कि आखिर सीट बंटवारे में अभी तक ये पेच क्यों फंसा हुआ है? क्या हर कोई पार्टी अपने आप को अग्रणी पार्टी मान के तौर पे चल रही है? देखिए, यहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो कांग्रेस कभी भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहती है। आप पूरा कांग्रेस का इतिहास और सभी राज्यों में दे सकते हैं। ममता बनर्जी उनको बंगाल में स्पेस नहीं देती है, महाराष्ट्र के अंदर उन्हें दूसरे सहयोगी दल शिवसेना और शरद पवार दबाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कहा कि आपने हमें टिकट नहीं दिया इसलिए नुकसान उठाना आपको पड़ा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 9 उपचुनाव हो रहे हैं, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दिया, कांग्रेस को कहना पड़ा कि हम आपको सहयोग कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी, बड़े दल की जिम्मेदारी होती है कि छोटे दलों को लेके जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है, महाराष्ट्र के अंदर कल डिक्लेयर किया है। रामदास आठवले की उन्होंने एक सीट दी है। अमरावती से नवनीत राणा जो लोकसभा का चुनाव हार गई थी, उनके हस्बैंड के लिए एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी है। स्वराज पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट छोड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को एक एक सीट देकर एडजस्ट कर रही है। आज तक कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को यह कह नहीं सकी कि आपको हम 2 सीट दे रहे हैं या 4 सीट दे रहे हैं या आप गठबंधन में हो कि नहीं हो। तो मुझे लग रहा है कि जो कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर है वह अपने सहयोगी के साथ भी कंफ्यूज रहती है, मतलब खुद भी कंफ्यूज रहती है और सहयोगी दलों को भी कंफ्यूज कर देती है। और इसी कंफ्यूजन में कांग्रेस चुनाव हारती है। मुझे लग रहा है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को समझना होगा कि आप बड़े हैं तो सबको साथ लेकर चले। अगर आपको लेकर नहीं चलना है तो आप उसको स्पष्ट बनाकर खुद सभी सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि आप निर्णय भी नहीं ले, सहयोगी दलों को भी बताए नहीं। उद्धव ठाकरे भी सर पीटते रहे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, और इसमें शरद पवार सबसे बड़ा फायदा लेकर निकल जाते हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को देने के लिए। साथ ही चंद्रशेखर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा में खास तौर पर अगर देखा जाए तो महायुति की तरफ से चीज़ें लगभग क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी महाविकास अघाड़ी में चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और उसके बावजूद भी अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि नजर इस पर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और ब्रेक से पहले हमने बात की थी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, अब बात करेंगे झारखंड की। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची में सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी शराब घोटाले से जुड़े मामलों में लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और रिश्तेदारों के घर और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर लगातार इस वक्त छापेमारी चल रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब आज के त्योहार की, आज के पर्व की। जी हां, आज है धनतेरस का पर्व और इसी के साथ दीपावली के उत्सवों की भी शुरुआत आज से हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार आज के दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन खरीदने की शुभ माना जाता है। इसको लेकर आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आज से दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी का दिन है। कैसे करते हैं भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना और क्या है शुभ मुहूर्त, साथ ही क्यों ही आज ही हम खरीदते हैं सोना, चांदी या बर्तन, आइए जानते हैं। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस का पर्व करता है। धनतेरस आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था।
मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद के आद्य आचार्य सुश्रुत मुनि ने भगवान धन्वंतरी से ही चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। 5 धातु जिनकी बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य के बारे में, वो है तांबा, कांसा, पीतल, सोना और चांदी। इनके बर्तनों में भोजन करने से, भोजन पकाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। 29 तारीख को 2 बजे से दोपहर से लेकर 3:31 तक ये कुंभ मुहूर्त है जो स्थिर लग्न है, उसमें खरीदारी आप कर सकते हैं तो आपकी संपत्ति आपके घर में टिकेगी। एक वृष लग्न का मुहूर्त है 6:36 शाम से लेकर 8:32 तक। भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए आज के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना भी शुभ मानते हैं। आज के दिन भगवान धन्वंतरी से सुख और समृद्धि के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। कई स्थानों पर आज से 5 दिन तक घर के आंगन और दरवाजे पर रंगोली बनाने की भी प्रथा है। आज से 5 दिन तक हम दीपावली का उत्सव मनाएंगे, यानी दीप जलाएंगे, जिससे वातावरण में तो सकारात्मकता आएगी ही आएगी, साथ ही समृद्धि भी बढ़ेगी। और आज का दिन एक महत्वपूर्ण बात को भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन में धन और स्वास्थ्य का संतुलन होना बेहद आवश्यक है। दोनों में से एक भी यदि हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन सुखद व्यतीत नहीं हो सकता है। दोनों का ही हमारे जीवन में बेहद महत्व है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीजी न्यूज़, दिल्ली। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जीई एरोस्पेस द्वारा इंजन की आपूर्ति का लंबा इंतजार आखिरकार अब खत्म हो चुका नजर आ रहा है। जी हां, भारतीय रक्षा सूत्रों के अनुसार जीई मार्च 2025 तक तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए F404 इंजन की आपूर्ति करेगा। ये आपूर्ति तेजस के उत्पादन में आ रही बाधा को दूर करेगी और 83 जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध के समय पर निष्पादन का भी मार्ग खोलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में HAL द्वारा भारतीय वायुसेना को 16 तेजस की आपूर्ति किए जाने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 200 MSMEs HAL के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं रक्षा सूत्रों के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि HAL 2028-29 तक सभी 83 विमानों की आपूर्ति कर देगा। समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए HAL ने बेंगलुरु के अलावा नासिक में भी एक नई उत्पादन लाइन स्थापित करके अपनी उत्पादक क्षमता में वृद्धि की है, जिसमें एक वर्ष में 16 विमानों का उत्पादन किया जा सकता है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।